सभी को नमस्कार। पिछले क्लास में हम सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़े थे। आज हम पंत जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो पंत जी के साहित्यिक परिचय पढ़ने से पहले एक बार उसका जीवन काल देखेंगे। उनका जीवन काल था, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, सन 1900 में उसका जन्म हुआ था कौसानी गांव में, और उनका देहांत हुआ था 1977 में। तो इन 77 साल की इस जीवन काल में उनका लेखन काल जो है 60 साल का है। यानी उन्होंने पहले लिखना शुरू किया था 1916 में, फिर आखिरी दम तक वो लिखते रहे। तो इस 60 साल की इस अवधि को हम लेखन काल की अवधि को हम अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करेंगे, और इस विभाजन का आधार है उनके काव्य का विषय, टॉपिक। तो पहला काल 1916 से लेकर 1934 तक, इन दौरान उन्होंने जो रचनाएं किया उनका एक पहला चरण है। दूसरा 1935 से लेकर लगभग 1940-47 तक उनकी रचनाओं के काव्यों का वो दूसरा दौर है। फिर तीसरा 1948 से लेकर 1977 तक। इन तीन कालों में उनका विषय अलग है। वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वाला। तो पहले हम पहला कालखंड में जाएंगे, पहले चरण में जाएंगे। तो सन 1916 से लेकर 1934 ये बहुत ही 3 कालखंडों में से बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, क्योंकि पंत जी को प्रसिद्धि मिली इसी समय, इसी 18 साल की इसी समय लिखने वाली काव्यों के कारण ही मिली। और आज भी हम पंत जी को याद करते हैं इसी 18 साल में लिखी गई कविताओं के कारण और काव्यों के कारण। वो क्या है हम एक बार देखेंगे। तो पहली कविता है उसकी तंबाकू का दुआ, जो 1916 में लिखा था उन्होंने, वो कविता थी। फिर इस अवधि में, इन 18 सालों में उन्होंने 5 काव्य लिखे। उनका नाम क्या है एक बार देखेंगे। पहला है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। ये 5, इन्हीं 5 काव्यों के लिए आज भी हम पंत जी को याद करते हैं। उसकी प्रसिद्धि मिली इन्हीं 5 काव्यों के लिए। और इन 5 में से सबसे सर्वश्रेष्ठ काव्य है पल्लव। पल्लव में उसके जीवन काल 60 साल के उस लेखन काल में सभी काव्यों में से सर्वश्रेष्ठ अगर काव्य है तो पल्लव में है। फिर बाद में गुंजन, ज्योत्सना है। ज्योत्सना के बाद उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में वो काव्यात्मकता कम हो गई है। इसके कारण अलग अलग है, उतने प्रसिद्ध नहीं हुए। तो उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है ये 5, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। उसमें से सबसे प्रसिद्ध है पल्लव। तो इन 5 काव्यों में उनका विषय क्या था, किसके बारे में लिखते थे वो, क्यों इतना प्रसिद्ध हुए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए भी पहले बताए कि पंत जी सौंदर्य के कवि है।
पिछले क्लास में बताया था हम कि वो बचपन से ही, जन्म से ही उसका अपनी माँ को खोना पड़ा उसको। तब से उनकी माँ का स्थान लिया उस कौसोनी गांव की प्राकृतिक सुंदरता। वो खुद अपने शब्दों में कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ देखिए, उनका उनका ही कथन है ये। उसको मैं वाचन कर रहा हूं एक बार। कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था। प्रकृति के सहचर्य ने जहां एक और मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बनाया, वहां दूसरी ओर जनभीरु बना दिया। तो इस कथन का भाव यह है कि उनकी रचना काल में प्रकृति संबंधी जितने भी काव्य लिखे उन्होंने, उन सबका मूल कारण है वो प्रकृति के प्रति उनका प्रेम। और वो प्रेम उत्पन्न हुआ अपनी जन्मभूमि के कारण, पूर्वांचल प्रदेश। तो इन 18 सालों में, इन 5 काव्यों में, पूरे 5 काव्यों में ज्यादातर प्रकृति संबंधी कविता ही थी। प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति को देखकर वो मोहित होते थे, तन्मय होते थे। वो प्रकृति को देखकर वो आश्चर्य होता था उसको, और जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखता था वो। ऐसी थी उनकी प्रकृति के प्रति लगाव। और कल्पना की दुनिया में वो विचरता था वो। तो ऐसी थी उनकी आरंभिक रचनाएं, पूरे प्रकृति संबंधी। फूल से कितने सुंदर ऋतुओं का वर्णन, फूलों का वर्णन, झरने का वर्णन, क्या बताएं, इतना सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग होता था उसका। ठीक है, तो यह है उसका आरंभिक शुरुआत के काव्य। उसके बाद 1935 के बाद वो उसका विषय बदल गया। प्रकृति की सुंदरता, वो कल्पना सब छूट गया। फिर मानव समाज, उससे लगाव उत्पन्न हुआ। उसके पीछे कारण हम पिछले क्लास में बताए थे, क्यों ऐसा बदलना पड़ा उसको, उसके पीछे कारण क्या है, वो पिछले क्लास में बताया था। तो यहां पर और एक बात विशेष आपको मालूम होना चाहिए, इस दौरान उसको रूस के कार्ल मार्क्स का प्रभाव बहुत पड़ा। तो समाज में जो भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, अमीरी गरीबी, इन सभी समस्याओं का समाधान वो समझते थे कि मार्क्सवादी सिद्धांत से ही संभव है। इसलिए इस लगभग 5-10 सालों में वो ज्यादातर मानव के उद्धार के लिए, मानव कल्याण के लिए उस संबंधी कविताएं लिखते रहे। फिर बाद में जब उसका, ये दूसरा चरण है, तीसरा चरण जैसे ही महर्षि अरविंद से उनका परिचय हुआ, उनकी सोच फिर बदल गई। उन्होंने सोचा कि मानव समस्याओं को अगर हमें समाधान चाहिए तो भगवत भक्ति से या सत्य खोज से ही हमें इस सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, ऐसा सोचते थे वो। इसलिए 47 के बाद सभी जो है भगवत संबंधी कविताएं, काव्य लिखने शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसमें आध्यात्मिकवाद में जब आए थे, वो महर्षि से जब परिचय हुआ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, लोकायतन उसका पहला महाकाव्य है। और जब वो मार्क्सवाद सिद्धांत से प्रभावित थे, उस समय लिखा था युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। इसमें जो है पूरे समाज से संबंधित काव्य रहते हैं उसके। अब
इस समग्र उनके लेखन काल को हम अगर एक बार मोटे तौर पर देखेंगे तो शुरुआत के जो है प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा जो है मानव कल्याण, तीसरा जो है सत्य की खोज। तो इन 3 चरणों में उनकी यात्रा गुजरी। तो साहित्यकार कहते हैं कि शुरुआत की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सुंदरता, दूसरे चरण में जो मानव कल्याण था वो शिवता, और आखिरी में जो सत्य की खोज है वो सत्यता। यानी उसकी समग्र पूरी रचनाओं में सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीनों का समावेश है। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। चलो अब उसकी भाषा के बारे में बात करेंगे। उसकी भाषा के बारे में एक बात आपको जानना जरूरी है कि पंत जी के पहले साहित्यकारों का यह मानना था कि खड़ी बोली हिंदी केवल गद्य के लिए ही उपयुक्त है, परंतु पंत जी ने यह साबित किया कि खड़ी बोली हिंदी में भी सर्वश्रेष्ठ पद्यों की रचना कर सकते हैं। ये पंत जी का बहुत बड़ा योगदान है खड़ी बोली हिंदी के लिए। उसके अलावा उन्होंने अपने काव्यों में नए नए शब्दों का निर्माण करते थे वो, जैसे भी स्वप्निल, स्नेहिल, अजान, और आजकल जो रेगुलर यूज करते हैं हम लोग रेखांकित शब्द यूज करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं ना हम, ये रेखांकित शब्द का निर्माण पंत जी ने ही किया। ये शब्द पंत जी का ही सृजन है। तो पंत जी का भाषा के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, खासकर हिंदी की, खड़ी बोली हिंदी के लिए। उसके बाद में आएंगे उसके पुरस्कारों के बारे में। उनको कई पुरस्कार मिले उसको, पर मुख्य रूप से 3 है। पहला 1961 में भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दूसरा कला और बुढ़ा चांद के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उसी साल। फिर पुरस्कारों से सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो चिदंबरा काव्य के लिए। यह है बच्चों पंत जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, चलो नमस्ते।